हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। हम यहाँ पे बात कर रहे थे डाइजेशन की, और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हो रही है, कौन कौन से अंग यहाँ पे पाचन में शामिल है। साथ ही हमने ये भी जाना था कि पाचन के बाद की जो प्रक्रिया है यानी कि अवशोषण, वो किस प्रकार से होता है और कहाँ पे होता है। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हमें क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने पाचन के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुख से शुरू होती है। मुख में जो पाचक अंग हमें दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे दांत, हमारी जीभ। साथ में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से लार निकलेगा यानी कि सलाइवा निकलेगा, जो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा उसे हम सलाइवरी अमाइलेज कह रहे हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे एंजाइम निकलता है उसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, और उसका क्या फंक्शन है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें यहाँ से नष्ट करना। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, भोजन में यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है, हमने भोजन को चबाया। जो भोजन है वो लार के साथ मिक्स होकर के अब हम भोजन को कहाँ निगलेंगे, जब हमने खाने को निगला तो भोजन भोजन नली के माध्यम से हमारे स्टमक में पहुंच गया। उससे पहले आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, अपने दांतों के बारे में पढ़ा है। 4 प्रकार के दांत यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। 4 प्रकार के दांतों के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने बात की है यहाँ पे जो मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, यानी 2 प्रकार के टीथ हमारे पास आते हैं। उसके बाद हमने बात की है कि यहाँ पे अगर दांतों में कैविटी होती है, टूथ डिके होता है, तो किस वजह से होता है, क्या रीजन है वहाँ पे, और क्यों हमें दांतों को बार बार साफ करना पड़ता है। अगला जो हमने पढ़ा है, जो हमारा अगला पाचक अंग आता है वो है जीभ यानी कि टंग। और हमने कहा है कि जो जीभ है उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कार्य होता है कि स्वाद को पहचाना, क्योंकि इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं हमारी जीभ में। वो क्या करती है, भोजन के स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। दूसरा, ये क्या करेगी, सलाइवा को मिक्स करेंगी भोजन के साथ। तीसरा, ये क्या करेंगी, बोलने में मदद करती हैं। उसके बाद हमने कहा कि बहुत सारे जो फंक्शन है होते हैं, आपको सारे ही फंक्शन याद रखने हैं, चाहे जीभ के हो गए हैं, चाहे दांतों के अलग अलग प्रकार हैं, उनके फंक्शन यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे भोजन नली की। हमने कहा भोजन नली में कोई भी प्रकार का यहाँ पे पाचन नहीं हो रहा है। भोजन नली का काम सिर्फ इतना है कि भोजन को हमारे मुख से हमारे स्टमक में पहुंचा रहा है, और यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही, गति हो रही है, जिसे हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट यहाँ पे कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया के दौरान जो भोजन है वो नीचे की ओर क्या होता है, चला जाता है और हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। यानी कि हमारा अगला जो पाचक अंग होगा वहां पे हम बात करेंगे स्टमक की। और स्टमक में हमने कहा था यहाँ पे बहुत सारे पाचक रस निकल रहे हैं, जिसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक का नाम बताया गया है, म्यूकस का नाम बताया गया है। दोनों के फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो HCl है वो प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहा है, जो माध्यम है उसे अम्लीय बना रहा है। इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पे फंक्शन देखे किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इसके अलावा जो काम है, हमने कहा कि जो HCl है वो क्या करेगा, हानिकारक जीवाणु को यहाँ पे नष्ट करेगा। अगर बात की जाए म्यूकस की, हमने कहा जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक को बचाता है किससे, HCl से, कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, म्यूकस रिलीज हो रहा है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा स्टमक में यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होगा। अब जब यहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो गया है तो उसके बाद जो अगला पाचक अंग है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत आई थी। हमने कहा भोजन अब छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में अब क्या होगा, जो भोजन है उसका पूरा पाचन हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाचक रस निकलेंगे। यहाँ पे लीवर से भी पाचक रस निकलेगा, जिसे हम बाइल कह रहे थे, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे थे, पित्तरस कह रहे थे। पित्तरस पहले पित्ताशय में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, पित्ताशय से वो छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में अब यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय से भी पाचक रस यहाँ पे निकलेंगे, और कहाँ जा रहे हैं, छोटी आंत में जा रहे हैं। इसके अलावा छोटी आंत में भी कुछ पाचक रस निकलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों का यहाँ पे क्या होगा, पाचन होगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी, अब यहाँ पे क्या है, पूरा पाचन हो गया है, जो पाचित भोजन है उसका अब यहाँ पे अवशोषण होगा।
और किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के ही द्वारा यहाँ पे अवशोषण होगा। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और हमने कहा इन्हें क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। इन्हीं विलाई के द्वारा क्या होता है? जो पाचित भोजन है वो अवशोषित होता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, हमने भोजन का पाचन, हमने भोजन का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण पढ़ लिया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे बड़ी आंत में क्या हो रहा है। हमने कहा पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो यहाँ पे बड़ी आंत का क्या फंक्शन होता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी आंत छोटी आंत के बाद आती है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो बड़ी आंत की लंबाई है वो कितनी होगी? यहाँ पे 1.5 मीटर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसकी जो लंबाई है हमने कहा 7.5 मीटर है। अब आपने क्या देखा? जो यहाँ पे बड़ी आंत है उसकी लंबाई क्या है? कम है। जो यहाँ पे छोटी आंत है उसकी लंबाई ज्यादा है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसी में कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है? जो बड़ी आंत है वो छोटी है, जो छोटी आंत है वो बड़ी है, क्योंकि आप लेंथ को देख सकते हो। हमने कहा बड़ी आंत कितनी है? 1.5 मीटर है। छोटी आंत कितनी है? 7.5 मीटर है। इसका मतलब हमें इतना पता चल गया है कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या आता है? जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में जो पानी है या जो लवण है उनका अवशोषण यहाँ पे होता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पे क्या होगी? जो अवशिष्ट भोज्य पदार्थ होता है या जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ से आएगा? जो छोटी आंत है। हमने कहा जो अपचित भोजन है वो कहाँ से? जो बड़ी आंत है, बड़ी जो छोटी आंत है, छोटी आंत से बड़ी आंत में आ रहा है, क्योंकि जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण छोटी आंत के द्वारा हो गया है। जो अपचित भोजन है उसका अवशोषण नहीं होता है, बल्कि वो छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाती है। अब बड़ी आंत में आएगी तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा जो यहाँ पे पानी है और कुछ सॉल्ट है, कुछ अमाउंट में इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, अवशोषण होगा, और बड़ी आंत के द्वारा ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पढ़ लेते हैं यही सेम चीज यहाँ पे। हमने कहा इट इज अ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, यानी कि यह 1.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहा जा रहा है? छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। हमने जब डायग्राम देखा था तो किस प्रकार से हमने डायग्राम देखा? देखिए, आपको अगर यहाँ पे डायग्राम दिखाया जाए, अगर यहाँ पे हम डायग्राम देखें छोटी आंत और बड़ी आंत का, तो किस प्रकार से होता है? ये हमारे पास क्या आ जा रही है? बड़ी आंत आ जा रही है। इसे हम क्या कहेंगे? हमने कहा ये है बड़ी आंत। अगर बात की जाए छोटी आंत की, तो छोटी आंत जो है वो इस प्रकार से कुंडलित रहती है। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ये इतनी कुंडलित नहीं रहती, बहुत ज्यादा कॉइल यहाँ पे होती है। तो आपने क्या देखा? अगर हम लंबाई देखें, ये छोटी आंत है, अगर हम लंबाई देखें तो हमने कहा बहुत ज्यादा कुंडलित होगी। अगर हम खोलेंगे तो जो छोटी आंत है वो हमें बड़ी मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? और अगर हम बड़ी आंत को देखें तो बड़ी आंत यहाँ पे क्या है? छोटी है, क्योंकि हमने क्या कहा? 1.5 मीटर ये है और 7.5 मीटर ये है। उसके बाद अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? जो बड़ी आंत है वो कैसी है? यहाँ पे चौड़ी है। जो छोटी आंत है वो किस प्रकार की है? यहाँ पे ट्यूब जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। सेम यही चीज आपको वहां बताई गई है कि जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से चौड़ी है, लेकिन कैसी है? छोटी है। लंबाई कैसी है इसकी? छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है
The undigested semi-solid food is passed from small intestine to large intestine, यानी कि अधपचा अर्ध ठोस भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाता है। यही हमने कहा था कि जो क्या है अपचित भोजन है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा। The large intestine absorb water and salt from the undigested food, यानी कि बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन से पानी और नमक को अवशोषित कर लेता है। कितने पानी को और कितने लवण को अवशोषित करेगा? जितनी कि हमारी बॉडी को आवश्यकता है। क्या होता है कभी कभी जो अपचित भोजन है उसके साथ जो ज्यादा मात्रा में पानी आ गया है, तो वो जो ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया गया है द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल देन passes to the rectum and remains there for some times in the form of semi solid pieces, यानी कि शेष अपशिष्ट पदार्थ फिर मलाशय में चला जाता है। अब क्या होगा, ये रेक्टम में जाएगा और कुछ समय के लिए अर्धठोस मल के रूप में वहां रहता है। This waste fecal matter is then removed through the anus from the body by the process called egestion, यानी कि इस अवशिष्ट मल को तब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसे बहिर्गमन हम कह रहे हैं। लास्ट जो स्टेप है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इजेशन कह रहे हैं, वो भी यहाँ पे हो गया है। यहाँ तक की जो हमने बात की है इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कह रहे हैं, यानी कि पूर्ण रूप से पाचन की प्रक्रिया में शामिल ये है। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था सबसे पहले क्या है यहाँ पे अंतर्ग्रहण है, उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है यानी कि पाचन हो रहा है, नेक्स्ट हमने कहा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जो अपचित भोजन है वो शरीर से बाहर निकल रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इजेशन कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में जो पाचन है उसे पढ़ेंगे और आप ये बताएंगे कि किस पार्ट में यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया चल रही है। तो बड़ी आंत के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए ये बात की हमने यहाँ पे पाचन की। अब हम बात करेंगे, आपके पास एक हेडिंग आती है दस्त क्या है, यानी व्हाट इज डायरिया। आपने सुना होगा दस्त के बारे में और आपने कभी ये जो फेज है इसे आपने फेस भी किया होगा। तो दस्त में होते क्या, जैसे देखिए हमने बात की है अपचित भोज्य पदार्थ की। जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो अर्ध ठोस अवस्था में बाहर निकलता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में, और हमने साथ ही बात की थी सेमी सॉलिड जो फेज है वो क्या होता है, यानी कि अर्ध ठोस अवस्था क्या होती है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे क्या होगा, सेमी सॉलिड फेज में निकलता है, लेकिन दस्त के टाइम पे क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलने लगता है और बार बार क्या है यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंत है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, और तब हमें क्या फील होता है कि जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हमें करना है। लेकिन जब ये प्रोसेस बार बार होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, दस्त की प्रॉब्लम कहते हैं। क्या चीजें आपको बताई गई, हमने कहा कंडीशन व्हेन वाटरी स्टूल अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें बार बार पानी जैसा मल आता है उसे हम दस्त कहते हैं। अब आपके पास बात आती है कि दस्त हमें क्यों लगती है। क्या होता है, जब कोई संक्रमण हो जाता है या फिर आप कोई संक्रमित भोजन कर लेते हैं या बासी भोजन जो कि खराब हो चुका है वो कर लेते हैं, या बरसात के टाइम पे जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी शुद्ध नहीं रहता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो दस्त है, डायरिया है, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि आप जब भी भोजन को ग्रहण कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भोजन है वो खराब ना हो, ताज़ा भोजन आप वहाँ पे लें, और आप जो भी पानी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पानी कैसा हो, बॉयल हो। अगर हम बात करें बरसात की यानी कि रेनी डेज की, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पानी है उसमें संक्रमण की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें पानी को बॉयल करके यहाँ पे पीना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताया गया है इट इज़ अ सीरियस डिजीज एंड कैन लीड टू डेथ इन several cases because it involves the extensive loss of water and salt from the body, यानी कि यह एक गंभीर बीमारी है और गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण बन सकती है क्योंकि इसमें शरीर से पानी और नमक की व्यापक हानि होती है। क्या होता है, अगर डायरिया की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली बनी हुई है, लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पानी है और जो सॉल्ट है वो निकलता चला जा रहा है, तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जिसे दस्त की प्रॉब्लम है उसकी मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट आपको बताया गया है जनरली ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन विच इज बॉइल्ड
cooled water in which a pinch of salt or a sugar is added is recommended to the patients to remain the water loss of the body। यानी कि आमतौर पर हम क्या करते हैं, ORS का यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। आपने देखा होगा जब भी आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है या दस्त की प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे ORS का यूज करते हैं। अब से आपको ORS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है ORS में ये भी देख लीजिए। आपने देखा ये उबला हुआ ठंडा पानी होता है, क्या है, पानी को बॉईल कर लिया जाता है और उसे ठंडा कर लिया जाता है, जिसमें एक चुटकी नमक या चीनी मिलाई जाती है। रोगियों को शरीर में पानी की कमी को बनाए रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया है ORS क्या होता है और ORS किससे मिलके यहाँ पे बना होता है। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसे अपनी कॉपी में यहाँ पे नोट कीजिए। चलिए, अब यहाँ तक की जो बात है वो हमने की कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पे काव है, गाय है, और हम देखेंगे कि जो काव है, गाय में किस प्रकार से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया चल रही है। तो आपने देखा होगा, पाचन को पढ़ने से पहले हम एक जो जनरल बात है वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो गाय है, जो भैंस है, वो क्या करते हैं, जब वो घास खाते हैं तो उस टाइम पे तो वो क्या करेंगे, घास को चबाते हैं। लेकिन जब उनके पास घास नहीं होती है तब भी हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जुगाली कर रहे हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, हम कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं। जुगाली का क्या मतलब होता है कि जो उनका भोजन है, जो उनका खाना है, वो उसे कंटिन्यूअसली चबाते रहते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, उन्होंने घास खाई, अब उनके पास कोई भी घास नहीं है, वो फिर भी चबा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एक बार घास को निगल लिया था, अब वो फिर से उस घास को वापस मुंह में लेके आए और उन्होंने चबाना शुरू कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ अलग सा, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं और इनमें हमने अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था तारा मछली के बारे में, यानी स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पे जो भोजन को ग्रहण करने का तरीका है, कुछ अलग से ये तरीका है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टारफिश है वो क्या कर रही थी, अपने स्टमक को पहले बाहर निकाल दे रही थी मुंह से। उसके बाद क्या होगा, स्टमक क्या करेगा, जो भोजन है उसे कैप्चर करेगा और अब जो स्टारफिश है स्टमक को फिर से अंदर ले लेगी। अब जब अंदर ले लिया तो वहां पे पाचन की प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पे क्या था, डिफरेंस है, देखिए आप, यहाँ पे हम गाय की बात कर रहे हैं, यानी कि गाय में और स्टारफिश में डिफरेंस है। स्टारफिश की बात अभी यहाँ पे इसलिए की गई है क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जो जीव हैं, उनमें कोई भोजन को जो ग्रहण कर रहा है उसके तरीके अलग होते हैं, कोई पाचन जब उसमें हो रहा है तो उसके तरीके वहाँ पे अलग होते हैं। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे गाय है, जो एनिमल है, वो क्या कर रहे हैं, एक बार तो उन्होंने जो खाना है उसे क्या कर लिया है, निगल लिया है, लेकिन उसके बाद वो फिर से जो घास है या जो उनका खाना है उसे मुंह में लेके आ रहे हैं और उसकी जुगाली कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। हमने कहा ठीक है जुगाली कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। हमने कहा जुगाली अगर कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब उसका रीजन ये होता है कि जब वो घास खाते हैं तो वो घास को अच्छे से नहीं चबाते हैं। आप कह सकते हैं कि फिजिकल ब्रेकडाउन जो हो रहा था वो अच्छे से नहीं हुआ होगा। देखिए ऐसा हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, जो खाना है उसे प्रॉपर चबाते हैं और एक बार अगर हमने निगल लिया तो हम अपनी मर्जी से खाने को नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डाइजेशन यानी कि पाचन को डिटेल में पढ़ेंगे और तब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फूड पाइप है, भोजन नली है, और यहाँ पे हमारे पास स्टमक आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है। आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक गेट जैसा होता है। ठीक है, गेट जैसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे जो भोजन है वो आया, भोजन नीचे को आया, तो ये जो गेट है यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये जो गेट यहाँ पे खुल जाता है। अब जब गेट खुल गया तो भोजन आगे निकल जाता है। अब भोजन हमारे स्टमक यानी कि हमारे आमाशय में पहुंच गया। भोजन जैसे ही अंदर पहुंचा ये गेट फिर से यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है,
अब ये गेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो यानी कि जो भोजन हमारे स्टमक में, हमारी आंत में पहुंच चुका है, ये वापस फिर नहीं जाएगा। इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है, इसकी डायरेक्शन उल्टी नहीं होती है। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी हमें वॉमिट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो गेट है ये समहाउ खुल जाते हैं, कोई रीजन होते हैं, ये जो गेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसे हम गेट नहीं कहते हैं, बस आपको समझाने के लिए गेट कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये ओपन हो जाएगा और जो खाना है वो उल्टी जो दिशा में आने लगेगा। तो हमारे में ये जो प्रोसेस है नहीं होती है कि हमने एक बार खाना खा लिया तो खाने को हम फिर से अपने मुंह में निकाल सकते हैं। ये कंडीशन तभी आती है जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तभी ये प्रोसेस हमारे पास पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें गाय की, हम बात करें भैंस की, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, यानी कि भोजन को एक बार निगलने के बाद मुख में लाने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल है, यानी कि ऐसा होता ही है। तो क्यों होता है, हमने कहा क्या रीजन है, तो इसका रीजन ये होगा कि ये जो जंतु हैं ये अच्छे से अपने खाने को चबाते नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने एक बार घास को निगल लिया है, फिर वो घास को अपने मुंह में लेंगे, अच्छे से चबाएंगे और तब उसे क्या करेंगे, निगलेंगे। तब क्या होगा, जो भोजन है, भोजन का पूर्ण पाचन वहां पे होगा। अब कुछ शब्द यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए रूमेन किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कर्ड किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए रूमिनेशन किसे कहते हैं और रूमिनेंट किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे हम रूमिनेंट की। हमने कहा रूमिनेंट किसे कहते हैं, तो जो भी यहाँ पे जीव, जो भी जंतु जुगाली करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखिए। क्या आपको बताया जा रहा है, रूमिनेंट्स किसे कह रहे हैं, जो भी जुगाली करते हैं। जुगाली का क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया, घास को खाया, उनका जो भोजन है वो जनरली घास ही होता है। उन्होंने घास को खाया और एक बार जब उसे निगल लिया तो पूरी घास को उन्होंने वहां पे खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया है। अब उस घास को फिर से अपने मुख में लेके आएंगे और उस घास को चबाते रहेंगे, उसे हम जुगाली कहते हैं। आपने देखा भी होगा। और जुगाली करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, यही बात आपको बताई भी गई है। द एनिमल दैट swallow their food at first and then chew it later on are called ruminants। ठीक है, हो गया है, क्लियर है। अब रूमिनेंट्स कहते हैं जुगाली करने वाले जीवों को। अब जुगाली करने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा रूमिनेशन कह रहे हैं। देखिए, एक दूसरे से क्या है, जो शब्द हैं वो कनेक्टेड हैं। हमने कहा जो जुगाली कर रहे हैं उन्हें हम रूमिनेंट कह रहे हैं, और जुगाली करने की जो प्रक्रिया है उसे हम रूमिनेशन कह रहे हैं। यही आपको बताया गया है। द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन दीज एनिमल एंड देन दे च्यू इट, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे कर्ड की बात आ गई है। कर्ड किसे कहते हैं, तो आप पढ़ेंगे द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड, यानी कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो रूमेन में रहता है उसे हम क्या कह रहे हैं, कर्ड कह रहे हैं। अब बात आती है रूमेन क्या होता है, तो हम रूमेन के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो। रूमेन एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो कि किसके बीच में होता है, जो फूड पाइप है और जो यहाँ पे इंटेस्टाइन है। ठीक है, क्या बात आपको बताई गई है कि यहाँ पे ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग जैसी संरचना होती है जो कि फूड पाइप यानी कि भोजन नली और छोटी आंत के बीच का क्या है, स्थान है। किसमें, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, काऊ है। अब ये आपको रूमेन का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये क्या है, यहाँ पे रूमेन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास रूमेन आ गया है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन आ गई है, और ये हमारे पास क्या है, भोजन नली आ गई है। ठीक है, भोजन नली और छोटी आंत के बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या कह रहे हैं, रूमेन कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है रूमेन में। अब क्या होगा, देखिए रूमेन का काम क्या होगा। हमने कहा जो यहाँ पे गाय है वो क्या कर रही है, एट फर्स्ट द एनिमल डू नॉट च्यू देयर फूड बेसिकली ग्रास एंड इंस्टेड स्वेलो इट, यानी कि पहले क्या है, जो घास है, गाय ने क्या किया, उस घास को ग्रहण किया और उसे ठीक से नहीं चबाया, रूमेन में उसे क्या कर दिया है, डाल दिया है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर इन रूमेन। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया है कि जब जो गाय है वो घास को खाती है तो रूमेन में उसे डाल देती है। अब जब उसे फिर से जुगाली करनी होगी तो रूमेन से वापस घास को लेके आएगी। अब जो घास रूमेन में पहुंच गई है, जिसका अभी आंशिक पाचन हुआ है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्ड कहेंगे। इतनी बात क्लियर है आपको।
रूमेन आपको पता है बैग जैसी संरचना है, यानी कि जो भोजन नली है और छोटी आंतें उसके बीच में एक बैग जैसी संरचना है, जहाँ पे जो गाय है वो घास को डाल दे रही है। जिस घास को डाल रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, कर्ड कह रहे हैं। अब आपको कहा जा रहा है द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। जो कर्ड है, कौन सी कर्ड, जो घास यहाँ पे रूमेन में आ गई थी वो फिर से माउथ में आ गई है, यानी मुख में वापस आ गई है। these animal and then they chew it। अब क्या है, जो गाय है उस घास को चबाएगी और इस पूरी प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया, जो भोजन है रूमेन से वापस मुख में आने की जो प्रक्रिया है और उस घास को फिर से चबाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कह रहे हैं रूमिनेशन। और हम कह रहे हैं कि जो रूमिनेशन की प्रक्रिया जिस एनिमल में हो रही है उसे हम कह रहे हैं रूमिनेंट्स। अब आप सारे वर्ड्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्या है रूमेन, एक बैग जैसी संरचना है। अब बैग रूमेन किसका पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। रूमेन गाय के पाचन तंत्र का भाग है जो भोजन नली और छोटी आंत के बीच में आता है। गाय ने क्या किया, घास को जब खा रही थी तो फटाफट से रूमेन में डाल दिया। अभी घास का पाचन नहीं हुआ है, उसने क्या कर दिया, रूमेन में डाल दिया है। जब उसने रूमेन में डाला तो उसे हमने कर्ड कहा। अब उस कर्ड को गाय क्या करेगी, फिर से अपने मुख में लेके आएगी और जुगाली करेगी। अब जो कर्ड है उसे रूमेन से मुख में लाना और जुगाली करने की प्रक्रिया को हम रूमिनेशन कह रहे हैं, इस प्रक्रिया को। और हमने कहा जिन जंतुओं में रूमिनेशन की प्रोसेस हो रही है उसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो इसके द्वारा आपने क्या जाना, आपने अगर आपके पास आता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया पाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। और इस प्रकार से आपकी बुक में ये इमेज दी गई होगी जिसमें आपको बताया गया है कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप क्लास में बैठते हैं आपने बुक भी अपने सामने रखनी है और देखना है हमारी बुक में कैसे डायग्राम है और कैसे हमें यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाई गई है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं यानी घास खाने वाले जंतु होते हैं, उनमें किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, कौन कौन से पाचक अंग उनमें पाए जा रहे हैं। सो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।